हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ CN के चौधरी। आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या हमें इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर इसकी ज़रूरत है तो कब ज़रूरत पड़ती है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 139(1). उस सेक्शन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर किसी भी पर्सन का टैक्सेबल इनकम एक थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करता है तो उसको कंपलसरी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अब आप देखिए कि इस सेक्शन में एक टर्म यूज हो रहा है, थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब है कि गवर्नमेंट ने एक सोशल वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए उसने एक न्यूनतम सीमा निर्धारित कर रखी है कि इस सीमा तक के लोगों की अगर किसी भी तरह की कोई आमदनी है तो इनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए बताते हैं कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। तो हर एक पर्सन के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट की सीमा है वो 2,50,000 रुपये है, 2,50,000। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये लिमिट जो है 3 लाख आपके लिए होगी। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, इसका मतलब है कि अगर उनकी एज 80 इयर्स और उससे ज़्यादा है तो इनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 5 लाख हो जाएगी। इसका मतलब अभी हमने 3 तरह के थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में डिस्कस किया। पहला कि हर एक पर्सन के लिए 2.5 लाख है। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तो 2.5 लाख आपको लिमिट होगी। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं यानी कि अगर आपकी एज 60 और उससे ज़्यादा है तो आपके लिए यह लिमिट इंक्रीज होके 3 लाख हो जाती है। और अगर यही सुपर सीनियर सिटीजन है तो आप 5 लाख में आते हैं। तो लॉ ये कहता है अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है अगर इस लिमिट को एक्सीड कर रही है तो आपको कंपलसरी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि रिटर्न फाइल करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको उस इनकम पे टैक्स देना बनता है सरकार को। अगर टैक्स नहीं भी देना बनता है लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अब जो दूसरे एस्पेक्ट की हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट जो अभी हमने डिस्कस किया, इस थ्रेशोल्ड लिमिट में आप 80C की जो डिडक्शंस हैं या जो आपकी कैपिटल गेन की जो एग्जम्पशंस होती है इसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब बगैर इंक्लूड किए हुए आप थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए टैक्सेबल इनकम को देखेंगे। अब आइए हम आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं। एक इंडिविजुअल है, उनकी जो एनुअल इनकम है वो 4 लाख रुपया है और उन्होंने 1.5 लाख रुपया जो है उन्होंने 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो 4 लाख में अगर आप 1.5 लाख रुपया लेस करते हैं तो आपका ये लिमिट हो जाता है 2.5 लाख। और फर्दर ये मान के चलते हैं कि उनकी एक मेडिक्लेम की पॉलिसी भी है जिसकी प्रीमियम भी 10,000 है। तो अगर 10,000 को भी हम इसमें से रिड्यूस कर दें तो ये आपकी इनकम बनती है 2.5 लाख। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो टैक्स सेविंग की छूट लेने के बाद आपकी इनकम सिर्फ 2,40,000 बनती है और बगैर लिए ये इनकम आपकी 4 लाख होती है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए जो आप अमाउंट कंसीडर करेंगे वो 4 लाख करेंगे। इसका मतलब आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो यहाँ तक आपकी जो ये कन्फ्यूजन थी कि रिटर्न हमें कब फाइल करनी है और आपकी ऑब्लिगेशन कब है फाइल करने की, ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमने मान लिया कि हम अब इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और हमें इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना है। तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले हमें
होमवर्क करने चाहिए। वो होमवर्क क्या है कि आपको सबसे पहले रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स को आप एक जगह कलेक्ट कर लें। और वो डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकता है, अगर आप सैलरीड क्लास के हैं तो आपको फॉर्म 16 मिलता होगा अगर आपके एम्प्लॉयर ने किसी तरह का टीडीएस आपकी सैलरी से डिडक्ट करता है। तो सबसे पहले फॉर्म 16 आप कलेक्ट करें। इसके बाद आपके पास मंथली पे स्लिप होगा, वो मंथली पे स्लिप भी आप कलेक्ट करें, क्योंकि कई मामलों में ये देखा गया कि आपका कंपनी में किसी भी तरह का टीडीएस नहीं बनता है, एम्प्लॉयर ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो फिर ये फॉर्म 16 नहीं देंगे। लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर बन रही है आपकी सैलरी, तो आपको रिटर्न फाइल करना है। तो आप कैसे वर्कआउट करेंगे अपनी सैलरी के लिए, तो आपके पास जो मंथली पे स्लिप मिलता है वो मंथली पे स्लिप को आप अपने पास इकट्ठा करें और उनका 12 महीने का अप्रैल टू मार्च का एग्रीगेट अमाउंट उससे ले करके उसके बेसिस पे आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा फिर अभी इनकम टैक्स में आपने देखा होगा कि एक फॉर्म 26AS होता है। तो फॉर्म 26AS क्या होता है कि आपके पैन नंबर पे जितने भी तरह के अगर आपकी टीडीएस की डिडक्शंस हो रखी है, चाहे वो सैलरी से कटा हो, चाहे आपकी मान लो किसी रेंटल इनकम पे टीडीएस कटा हो, या आपके बैंक में फिक्स डिपॉजिट है तो बैंक भी उस इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस करता है, मतलब किसी भी तरह का टैक्स डिडक्शन है तो उसकी पूरी डिटेल्स आपको फॉर्म 26AS में आ जाता है। तो आप फॉर्म 26AS की भी डिटेल अपने पास लेके रखें और उनसे एक बार मैच करके देखें कि क्या आपकी जो भी टीडीएस का डिडक्शंस हुआ वो सारे टीडीएस वो आपके फॉर्म 26AS के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वो कंसर्न जो भी पर्सन है उनसे आप फॉलो अप करके आप अपनी टैक्स डिडक्शंस को 26AS में अपडेट करने के लिए कह सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी एक्टिविटी है वो ये है कि आपके बैंक में अपने अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट, उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो आप बैंक से साल भर का बैंक स्टेटमेंट निकलवाइए, उसमें आपकी जो भी इंटरेस्ट बैंक ने टाइम टू टाइम क्रेडिट कर रखा है उसका एग्रीगेट टोटल लेकर के आप देखें कि वो इंटरेस्ट कितना बनता है, जो आपको अपनी रिटर्न फाइल करने के दरमियान काम में आएगा। फिर आपके फिक्स डिपॉजिट्स भी होते हैं बैंक में, तो आप बैंकर से कह सकते हैं कि आप हमें एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी इशू करें। इसके बाद आपकी किसी ने भी आपके किसी भी तरह के पेमेंट पे अगर उन्होंने टीडीएस डिडक्ट कर रखा है तो उनसे आप कांटेक्ट करके अपनी टीडीएस सर्टिफिकेट भी लेने का कोशिश करें, और ये आपका एनुअल टैक्स फाइलिंग का एक डॉक्यूमेंटेशन पार्ट रहेगा। अब फिर हम आते हैं जो हमारे को जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे को जो भी छूट अलाउ किया है, सेक्शन 80C हो, सेक्शन 80D के अंदर हो, 80CC-B के अंदर हो, तो ये सारी छूट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास उन सारी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें। हो सकता है कि आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पीपीएफ पासबुक अपडेट होना चाहिए। अगर आप एलआईसी में प्रीमियम देते हो तो आपके पास पूरी एलआईसी की प्रीमियम रिसीट होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपके पास जो भी स्कूल फीस आप दे रहे हैं वो स्कूल फीस की सारी रिसीट अपने पास रखें। अगर आपने बैंक से किसी भी तरह का होम लोन लिया हो तो आप बैंक को रिक्वेस्ट करके होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आप उनसे कलेक्ट करा लें। फिर अगर आपने हो सकता है कि म्यूचुअल फंड के ELSS स्कीम में अगर आपने किसी भी तरह का डिपॉजिट कर रखा हो तो आप उसकी भी स्टेटमेंट रखें अपने पास। आपने अगर मान लो बैंक में 5 इयर्स टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट कर रखा हो तो उनकी भी आप अपने पास डिटेल रखें। तो कहने का मतलब है कि कुल मिला के आपको जो टैक्स सेविंग बेनिफिट है 80C के अंदर वो 1.5 लाख है। अगर 1.5 लाख आपको किसी भी एक इन्वेस्टमेंट से आपका पूरा हो जाता है तो वो इन्वेस्टमेंट की डॉक्यूमेंट जरूर अपने पास रखें और फाइल में लगा के रखें ताकि आने वाले दिनों में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। अब दूसरे एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है एजुकेशन लोन से रिलेटेड इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। अगर आपने अपने बच्चे के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो आप
को उस पर जो भी इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ता है, उस इंटरेस्ट का आप बेनिफिट अपनी इनकम टैक्स ITR में फाइल करते हुए ले सकते हैं। तो आप जरूर एजुकेशन लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट कलेक्ट करें। अब हो सकता है कि आपने डोनेशन भी किसी एजेंसी को दिया हो, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दिया हो, तो डोनेशन की जो रिसीट्स हैं वो रिसीट भी आप कलेक्ट करके रखें, और ये जरूर इंश्योर करें कि उस डोनेशन रिसीट के ऊपर जिस भी एजेंसी को आपने डोनेशन दे रखा है उनका 80G से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर और उनकी वैलिडिटी पीरियड जो है उस पर क्लियर तरीके से प्रिंटेड होना चाहिए, तभी आपको उसका कोई बेनिफिट मिलेगा। और उनका पैन नंबर भी साथ साथ में होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हो सकता है कि आपने शेयर्स के अंदर भी आपकी कुछ ट्रेडिंग रही हो, उसमें भी आप जो टाइम टू टाइम सेल परचेज जो भी करते हो तो उसकी भी पूरी एक स्टेटमेंट कंपाइल करके रखें कि आपको पूरे साल के दरमियान जो भी आपका प्रॉफिट है या लॉस है उनसे उस ट्रेडिंग के ऊपर उसको पूरा कंपाइल करके रखें, और उनको सही तरीके से अपनी ITR रिटर्न में डिस्क्लोज करने के काम में आएगा। और इनके बाद अगर देखें तो जो इनकम टैक्स लॉ हमें कहता है कि किसी भी पर्सन्स की मतलब 5 तरह की इनकम होती है जो टैक्सेबल है। तो एक इनकम तो आपको आ गया कि सैलरी पर्सन के लिए जो सैलरी से इनकम आती है। दूसरी इनकम है कि अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है और अगर आपने उस हाउस प्रॉपर्टी को किसी को किराए पे दे रखा है और उनसे जो भी रेंटल इनकम आता है तो उस रेंटल इनकम को भी आपको अपनी ITR में डिस्क्लोज करना होगा। फिर तीसरा पार्ट है वो आपका कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन है अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल और परचेज किया और उस पर मिलने वाले जो भी प्रॉफिट है तो उससे भी रिलेटेड आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपने पास संभाल के रखें। और उसके बाद अदर सोर्सेज, अगर आपने किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कहीं डिवेंचर में लगा रखा है या फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, उन सारी डिटेल्स को अपने पास आप रखें जो आपको अपनी रिटर्न फाइल करते समय आपकी टैक्सेबल इनकम को सही तरीके से वर्कआउट करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और कोई भी पार्ट आपका ओमिट ना हो, किसी भी तरह की आप गलती ना करें और सही सही अपनी रिटर्न को आप डिस्क्लोज कर पाएंगे। तो ये तो रही अभी तक कि हमारे रिटर्न फाइल करने की जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं वो लीगल ऑब्लिगेशंस क्या है और उस लीगल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए हमें किस तरीके से अपनी डॉक्यूमेंटेशन को सही तरीके से कलेक्ट करें। अब फ्रेंड्स, अब हम ये बताना चाहेंगे कि ये हमें ITR फाइल करने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। तो वो फ़ायदे क्या हैं, वो क्या बेनिफिट्स हैं जो ITR फाइल करने से हमारे को मिलते हैं। सबसे पहला तो ये फ़ायदा होता है कि आप आए दिन सुनते होंगे कि किसी इंडिविजुअल के यहाँ इनकम टैक्स के रेट पड़े हैं, किसी के यहाँ ED के रेट पड़े हैं और उनसे पूछा जाता है, या कोई गवर्नमेंट के में एम्प्लॉय है उनके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी चल रही है, तो हमेशा ये देखने को आया कि आपका एक डिसप्रोपोर्शनेट एसेट का मामला है। डिसप्रोपोर्शनेट एसेट का मामला है कि अगर आपकी आय से ज़्यादा अगर आपने संपत्ति आपने एक्वायर कर रखी है तो आपको उन अथॉरिटी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इनका सोर्स क्या था, कहाँ से आपने पैसे ला करके ये सारी एसेट्स को आपने परचेज किया। तो फाइल करने से, रिटर्न फाइल करने से आपको सबसे जो आसान होगा कि किसी भी अथॉरिटी का किसी भी तरह का नोटिस आएगा तो आप उनको सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, आप उनको सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हमारी ये इनकम रही थी और इस इनकम से हमने ये एसेट्स को एक्वायर किया। तो फर्स्ट थिंग इज द ईजियर टू एक्सप्लेन टू द टैक्स अथॉरिटी इन केस एनी नोटिस इज सर्व्ड अपॉन यू। अब दूसरा बेनिफिट हमें मिलता है कि हमने देखा कि हमारी कुछ अपनी ज़रूरतें भी होती है लाइफ की, कभी हम घर लेना चाहते हैं, हमें फंड्स की शॉर्टेज होती है तो हमें लोन के लिए बैंक को अप्रोच करना पड़ता है, व्हीकल के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, बच्चों के एजुकेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है और पर्सनल लोन की भी ज़रूरत होती है बहुत तरह की पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए। तो आपको लोन अवेल करने के लिए बैंकर हमेशा आपसे एक इनकम टैक्स रिटर्न की डिमांड करते हैं ताकि वो जज कर सके कि आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी क्या है।
इसके बाद आप अगर फॉरेन ट्रेवल करते हैं तो उसके लिए वीज़ा के टाइम पे भी आपको ITR की कॉपी वहाँ पे प्रोड्यूस करने होते हैं। और एट लास्ट हम ये बताना चाहेंगे कि अभी देखे होंगे कि गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन इनकम टैक्स में इंट्रोड्यूस किया है, और वो सेक्शन है सेक्शन 206AB, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नॉन फाइलर हैं, जो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, दे शुड बी पेनलाइज। और उनको पेनलाइज कैसे करें, तो उन्होंने कहा कि जो TDS के रेट दूसरे ऑनेस्ट टैक्स पेयर के लिए है, उनके रेट्स को जस्ट डबल कर दो और 5% उसमें जो ज़्यादा है वो अमाउंट आप ले लो। तो अगर आप रिटर्न रेगुलर फाइल करते हैं तो आप हायर TDS रेट जो आपकी किसी भी तरह के इनकम पे डिडक्ट होगा, आप उनसे बच जाएंगे। तो ये तो कुल मिला के रही बात कि आपको रिटर्न फाइल करने के बेनिफिट क्या है, और एक थ्रेशोल्ड लिमिट का भी है। अब हम एक इशू को और डिस्कस करना चाहेंगे कि जहां थ्रेशोल्ड लिमिट से भी नीचे आपकी इनकम है, मान लो आप एक इंडिविजुअल हो और आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख से नीचे है, 2 लाख रुपए आपकी इनकम है। अगर ऐसी परिस्थिति है तो भी आपको कुछ कंडीशंस को अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो वो कंडीशंस क्या है, हमें इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। पहला कंडीशन है, अगर किसी ने करेंट अकाउंट में के अंदर डिपॉजिट 1 करोड़ और उससे ज़्यादा किया है तो उनको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर उसने कोई फॉरेन ट्रैवल किया है, चाहे अपने ऊपर खर्च किया हो या किसी के लिए स्पॉन्सर किया हो, और वो रकम जो है 2 लाख और उससे ज़्यादा हो, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना है। फिर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं और आप सालाना 1 लाख रुपया से ज़्यादा आप देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना होगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड रखते हैं और 2 लाख से ज़्यादा आप खर्च करते हैं, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना होगा। इसका कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने कहा कि कई लोग अपनी इनकम को छुपाते हैं कि मेरी तो इनकम है नहीं, तो उनके इनकम को ट्रैक करने के लिए उनके एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट ने ट्रैक करना स्टार्ट किया कि अगर आप इस तरह के एक्सपेंडिचर को आप मिट आउट करते हो तो एक्सपेंडिचर के सोर्स क्या हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इस तरह के कंडीशंस के प्रोविजंस रखे हैं, और अगर आप इस कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ये तो आपकी लॉ की लीगल रिक्वायरमेंट हुई, जिसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आप इस कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो रिटर्न फाइल करना है। अब एक बात हम और बता देना चाहेंगे कि वॉलेंटरीली भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और वॉलेंटरीली कब रिटर्न फाइल करेंगे, मान लो आपकी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, 2.5 लाख से कम है, आपके बैंक में कुछ फिक्स डिपॉजिट है, बैंक ने आपका TDS डिडक्ट कर दिया। अगर आप उसको रिफंड लेना चाहते हो, आप अपने रिटर्न फाइल करो, आपको इनकम टैक्स से रिफंड आ जाएगा। तो आप ऐसे कंडीशंस में भी वॉलेंटरीली रिटर्न को आप फाइल कर सकते हो। अच्छा, अब हम लास्ट में बताना चाहेंगे कि कई लोग सोचते होंगे कि भाई कानून तो है, लॉ तो है, लेकिन हम रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, क्या कर लेगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बहुत कुछ कर लेगा। इनकम टैक्स ने ऐसे नॉन फाइलर के लिए एक पेनल्टी का प्रोविजंस रखा है, और वो पेनल्टी का प्रोविजंस क्या है, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है और अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो आपको 1000 रुपया की पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर वही आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपकी पेनल्टी 5000 से 10,000 तक हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन टाइमिंग ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। तो ये तो रही पेनल्टी की। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी जो रिटर्न नहीं फाइल किए हैं उस साल की इनकम को कंसील्ड इनकम माना जाएगा। कंसील्ड इनकम का मतलब होता है कि आपने गवर्नमेंट से ये इनकम छुपाया, तो इसको चोरी का इनकम माना जाएगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर किसी ऐसे एसएससीज के ऊपर नोटिस सर्व करके उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा वो तो आपको पे करना ही होगा, प्लस उस टैक्स अमाउंट का 200% आपको पेनल्टी भी भरना पड़ेगा, कंसीलमेंट ऑफ इनकम का अगर केस है तो दोस्तों मेरा तो सलाह ये रहेगा कि अगर आप टैक्सेबल लिमिट में आते हैं तो आप अपनी रिटर्न सही तरीके से फाइल करें, और इस तरह के
पेनल्टी के प्रोविजंस से आप बचे, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने एक नई इनकम टैक्स पोर्टल लॉन्च कर दी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जाएगा और आपकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, जहाँ भी है, जैसे भी है, वो गवर्नमेंट अपने लेवल पे ही सारी चीज़ें ट्रैक करेगी और ऐसे नॉन फाइलर के ऊपर डेटरेंट मेजर्स लेंगे जो लॉ के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। और आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि लास्ट ईयर तक हमारे जो इंडिविजुअल्स होते थे उनकी रिटर्न फाइलिंग की डेट 31 जुलाई होती थी। अभी इस 31 जुलाई की टाइमलाइन को बढ़ा करके 30 सितंबर कर दिया है। इसकी एक वजह ये भी है कि जो अभी न्यू इनकम टैक्स पोर्टल लॉन्च हुआ है उसमें कई तरह के टेक्निकल ग्लिचेज हैं। जब वो टेक्निकल ग्लिचेज सारे फिक्स हो जाएंगे, आपके रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो जाएंगे, तब तक का जो आपको समय मिला है, आप इन टाइमलाइन के भीतर आप अपने हर तरह के डॉक्यूमेंट्स को अपने पास कलेक्ट कर लें और ये ज़रूर इंश्योर करें कि जहाँ भी आपका TDS डिडक्ट हुआ है वो सारे TDS अमाउंट आपके 26 ईयर्स में सही तरीके से रिफ्लेक्ट करता है या नहीं करता है। अगर नहीं कर रहा हो तो आप उनसे कांटेक्ट करके उनको बोलें कि आप हमारे इनकम को 26 ईयर्स में आप शो करें। थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और अपने सर्कल में आप इनको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।